सितंबर की एक उमस भरी रात थी। काल्पनिक शहर रतनपुर की गलियां दिन भर से तनाव में डूबी थी। कहीं मंदिर के सामने लगे लाउडस्पीकर पर भजन बज रहा था, तो कुछ ही दूरी पर मस्जिद से अजान की आवाजें उठ रही थीं। लोग सतर्क थे। पिछले हफ्ते हुए छोटे से झगड़े ने धीरे धीरे सांप्रदायिक रंग ले लिया था। शाम होते होते भीड़ उग्र हो गई। पत्थरबाजी, आगजनी, दुकानों की लूटपाट, सब कुछ ही घंटों में हुआ। शहर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस कंट्रोल रूम में वायरलेस लगातार चीख रही थी, कंट्रोल टू यूनिट 14। पुराना बाजार इलाका पूरी तरह जल चुका है। यूनिट 7 से रिपोर्ट, मस्जिद के पास फायरिंग, 2 घायल। इसी अफरातफरी के बीच ड्यूटी पर था इंस्पेक्टर अजय सिंह, 38 साल का, सख्त लेकिन दिल से नरम पुलिस अफसर। पिछले 15 सालों से उसने पुलिस की वर्दी पहनी थी, लेकिन आज की रात उसे भी डर लग रहा था। डर गोली या दंगे का नहीं, बल्कि इस बात का था कि कहीं उसकी इंसानियत इस आग में जल न जाए। अजय ने वायरलेस उठाया, कंट्रोल, मैं सेक्टर 4 की तरफ जा रहा हूं। रिपोर्ट मिली है कि वहां 2 परिवार फंसे हैं। कॉपी दैट सिंह, लेकिन सावधान रहना, भीड़ उग्र है। सेक्टर 4 शहर का सबसे संवेदनशील इलाका। यहां 2 समुदाय आमने सामने रहते थे। एक गली में पंडितों के घर, दूसरी गली में रहमान साहब की कपड़ों की दुकान। पीढ़ियों से साथ रहते आ रहे लोग अब एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे थे। अजय अपनी जीप में बैठा और वायरलेस बंद कर दिया। उसके साथ सिर्फ एक जवान था, हेड कांस्टेबल सुरेश। जीप की हेडलाइट अंधेरे में रास्ता तलाश रही थी। गलियों में धुआं फैला था, सायरन की आवाजें गूंज रही थी। किसी घर की छत पर जलती लकड़ियां फेंकी जा रही थी। भीड़ के जय और अल्लाहू जैसे नारे हवा को और भारी कर रहे थे। साहब, उधर वाली गली से आग की लपटें उठ रही हैं, सुरेश ने कहा। हाँ, वहीं जाना है। वही 2 परिवार वहीं रहते हैं। अजय को याद था, वहां रहते हैं शिवशंकर त्रिपाठी, 50 साल के सेवानिवृत्त शिक्षक, और रहमान अली, कपड़ों के व्यापारी। दोनों घर पास थे और दोनों परिवार सालों से एक दूसरे के साथ त्योहार मनाते थे। उनके बच्चे साथ खेलते, औरतें एक दूसरे के घर चाय पर जाती। लेकिन आज वही मोहल्ला नफरत की दीवार में बदल गया था। गली के मुहाने पर पहुंचे ही थे कि एक भीड़ ने रास्ता रोक लिया। कुछ के हाथ में डंडे थे, कुछ के पास पेट्रोल बम। कौन है? पुलिस, रास्ता दो, अजय ने सख्ती से कहा। पुलिस हमारी नहीं, उनकी रखवाली करती है, एक युवक चिल्लाया। मैं किसी की रखवाली नहीं करता, मैं सिर्फ इंसानों की जान बचाने आया हूं, अजय ने जवाब दिया। भीड़ कुछ पल को ठिठकी। किसी ने एक पत्थर जीप पर फेंका, शीशा चटक गया। सुरेश ने राइफल उठाई, पर अजय ने हाथ से रोक दिया। गोलियां नहीं, धैर्य काम आएगा सुरेश, हमें अंदर पहुंचना है। कई मिनटों तक समझाने के बाद आखिरकार भीड़ थोड़ा हट गई। जीप मुश्किल से गली के अंदर घुसी। अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। आधे घर जल चुके थे, सड़क पर टूटी मूर्तियां और फटी नमाज की टोपियां पड़ी थी। हवा में बारूद और केरोसिन की गंध थी। अजय ने गाड़ी रोकी और दौड़कर त्रिपाठी के घर की ओर गया। दरवाजा अंदर से बंद था। त्रिपाठी जी, पुलिस, दरवाजा खोलिए। कुछ क्षण सन्नाटा रहा, फिर भीतर से कांपती आवाज आई, अजय बेटा, हम सब अंदर हैं, बाहर बहुत लोग हैं, डरिए मत, मैं हूं, आपको निकालना ही होगा, अजय ने कहा और चारों तरफ निगाह दौड़ाई। भीड़ फिर से लौट रही थी। उन्हें भनक लग गई थी कि कुछ लोग अंदर छिपे हैं। तभी पास की गली से गोली चलने की आवाज आई। अजय और सुरेश दीवार से टिककर नीचे झुक गए। साहब, हम दोनों परिवारों को नहीं निकाल पाए तो देर हो जाएगी, सुरेश ने कहा। होगा, पर कोई पीछे नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। अब अजय को एक और घर तक पहुंचना था, रहमान अली का। वह त्रिपाठी जी के घर से सिर्फ 2 मकान दूर था, पर बीच में भीड़ थी। वह जानता था, अगर एक परिवार को बचाकर दूसरा छोड़ दिया तो उसका फर्ज अधूरा रहेगा। सुरेश, त्रिपाठी जी को बाहर निकालने की तैयारी करो,
मैं रहमान साहब के घर जा रहा हूं, उसने कहा। पर साहब, अकेले? हाँ, अगर मैं नहीं गया तो कोई नहीं जाएगा। गोलियों और आग के बीच अजय दीवारों से चिपकता हुआ रहमान के घर की तरफ बढ़ा। उसके हर कदम पर मौत मंडरा रही थी, लेकिन उसके दिल में एक ही आवाज गूंज रही थी, पुलिस का काम कानून से पहले इंसानियत है। रतनपुर की गलियां अब नरक बन चुकी थी। हर कोने से जलते लकड़ी के गट्ठे उड़ते हुए गिर रहे थे। हवा में बारूद, धुआं और नफरत मिलकर ऐसा जहर घोल चुके थे कि सांस लेना भी मुश्किल था। लेकिन अजय के लिए अब रुकने का सवाल ही नहीं था। वह झुकी हुई हालत में दीवार से चिपकता हुआ धीरे धीरे रहमान अली के घर की ओर बढ़ने लगा। हर कदम पर उसे लगता कोई उसे देख रहा है। गली में जलती दुकान के पास 4-5 युवक पेट्रोल की बोतलें लिए खड़े थे। उनके चेहरे कपड़े से ढंके हुए थे और आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। वो उधर है, वहीं छिपे हैं वो लोग। उनमें से एक ने चिल्लाया। अजय झटके से पास की टूटी दीवार के पीछे कूद गया। गोली की आवाज आई। ईंट के टुकड़े उसके पास गिरकर बिखर गए। सुरेश, उसने वायरलेस पर आवाज दी। हाँ साहब। त्रिपाठी परिवार को जीप तक ले जाओ। पीछे की गली से मैं रहमान को निकालकर मिलता हूं। कॉपी दैट साहब, लेकिन जल्दी करो, भीड़ बढ़ रही है। अजय ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि अब सिर्फ कुछ ही मिनटों में हालात बेकाबू हो सकते हैं। उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और धीरे धीरे दीवार के पीछे से झोंककर देखा। 2 युवक दूसरी गली में चले गए थे, पर 3 अब भी वहीं थे। उसी वक्त पास की मस्जिद से अज़ान की आवाज उठी और दूसरी तरफ मंदिर से घंटियों की। दोनों आवाजें मिलकर जैसे माहौल को और भड़काने लगी। अजय ने मौका देखकर दौड़ लगाई और रहमान के घर के दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने जोर से खटखटाया। रहमान साहब, पुलिस हूं, दरवाजा खोलिए। अंदर से कुछ आवाजें आईं। फिर एक बच्चे की चीख, अब्बू, वो लोग आ गए, डर मत बेटे। दरवाजा खुला। अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। रहमान साहब, उनकी पत्नी सायरा, बूढ़ी मां और 2 छोटे बच्चे एक कमरे में सिकुड़े बैठे थे। कमरे में धुआं भर गया था और दीवारें तप रही थीं। चलना होगा अभी, अजय ने बिना वक्त गंवाए कहा। बाहर भीड़ है, इंस्पेक्टर साहब, हमें जैसे ही देखेगी खत्म कर देगी। रहमान की आवाज कांप रही थी। मैं हूं ना, मैं आपको निकालूंगा, लेकिन जो भी कहूं वैसा ही करना होगा, समझे? सबने सिर हिला दिया। अजय ने जल्दी से खिड़की खोली। बाहर अंधेरा था, लेकिन गली की एक पुरानी दीवार से होते हुए पीछे का रास्ता दिख रहा था। उसने सायरा और बच्चों को पहले बाहर भेजा, फिर रहमान और उनकी बूढ़ी मां को खुद सबसे पीछे चला। पर जैसे ही वे बाहर पहुंचे, अचानक रुको की आवाज गूंजी। भीड़ ने उन्हें देख लिया था। डंडे और मशालें लिए करीब दर्जन भर लोग उनकी तरफ दौड़ पड़े। वो देखो, भाग रहे हैं, मारो सालों को। अजय ने बंदूक हवा में चलाई धाई। आवाज से कुछ लोग रुक गए। पीछे हटो, वरना गोली मार दूंगा। पुलिस हमारा साथ नहीं देगी। भीड़ में से कोई चिल्लाया। पुलिस इंसाफ करेगी, अजय ने जवाब दिया। भीड़ कुछ पल को डगमगाई, लेकिन फिर दोबारा आगे बढ़ने लगी। अब हालात हाथ से निकलने लगे थे। अजय ने रहमान परिवार को आगे धकेला। भागो, पीछे मत देखो। वे लोग भागते हुए एक संकरी गली में मुड़ गए। अजय उनके पीछे पीछे था। तभी एक पत्थर उसके सिर पर लगा और वह लड़खड़ा गया। गोली की आवाज गूंजी और उसकी बांह से खून फूट पड़ा। साहब, सुरेश कहीं से दौड़ता हुआ आया। त्रिपाठी परिवार सुरक्षित है, जीप तैयार है, रहमान को भी निकालना है, अजय ने दर्द से कराहते हुए कहा। वे किसी तरह जीप तक पहुंचे। दोनों परिवार उसमें चढ़ गए। जीप की खिड़कियां टूट चुकी थीं। इंजन बार बार बंद हो रहा था। फिर भी सुरेश ने स्टार्ट मारा और जीप चल पड़ी। लेकिन उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। मुख्य सड़क पर जाते ही सामने जलती हुई बसें और दर्जनों लोगों की भीड़ थी। दोनों ओर से नारेबाजी हो रही थी। एक तरफ जय श्री राम और दूसरी तरफ अल्लाहू अकबर, और दोनों के बीच फंसी थी अजय की जीप। अब क्या करें साहब? सुरेश ने पूछा।
यहीं से नहीं जा सकते, कोई और रास्ता ढूंढो। बाएं तरफ एक पुरानी पुलिया है, वही आखिरी उम्मीद है। जीप ने गली काटी और पुलिया की ओर मुड़ गई। वहां सन्नाटा था, लेकिन सन्नाटे में भी खतरा छिपा था। अचानक अंधेरे से 4 नकाबपोश निकल आए। उनके हाथों में हथियार थे। यहीं रुक जाओ, नहीं तो गोली चलाएंगे, उनमें से एक चिल्लाया। अजय ने हथियार नीचे रखा। बच्चे हैं, औरतें हैं, जाने दो उन्हें, तुम पुलिस हो, तुम नहीं जा सकते। दूसरे ने कहा, अगर मेरी मौत से ये बच्चे बच जाएं, तो मैं तैयार हूं। अजय ने शांत स्वर में कहा। एक पल को सब कुछ थम गया, फिर गोलियों की आवाज गूंजी। सुरेश ने गाड़ी का गियर लगाया और पुलिया पार कर दी, लेकिन अजय वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसकी खून से सनी वर्दी धीरे धीरे काली रात में खुलती चली गई। जीप दूर निकल गई। अंदर बैठे बच्चे रो रहे थे। सायरा अपनी बूढ़ी सास को सीने से लगाए फूट फूट कर रो रही थी, और त्रिपाठी जी बस एक ही बात दोहरा रहे थे। वो सिर्फ पुलिसकर्मी नहीं था, वो इंसानियत की आखिरी उम्मीद था। जीप अंधेरे को चीरती हुई पुरानी पुलिया पार कर चुकी थी। पीछे गोलियों की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी, लेकिन भीतर बैठे सभी लोग सन्नाटे में डूबे थे। बच्चे रो रहे थे, औरतें सिसक रही थीं, और दोनों बुजुर्ग त्रिपाठी जी और रहमान साहब सिर झुकाए बैठे थे। उनके दिल में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या अजय जिंदा है? हेड कांस्टेबल सुरेश का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वह बार बार शीशे में पीछे देखता, फिर आगे सड़क पर निगाह टिकाता। साहब को छोड़कर आना, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। उसकी आवाज कांप रही थी। हमारे अजय को कुछ नहीं होगा, सायरा ने धीरे से कहा, जैसे खुद को दिलासा दे रही हो। वो हमें बचाने के लिए गया, अब हमें उसे बचाना होगा, त्रिपाठी जी ने दृढ़ता से कहा। जीप कुछ देर बाद शहर के बाहरी इलाके में पहुंची, जहां एक पुराना सरकारी स्कूल था जिसे अस्थायी राहत केंद्र बनाया गया था। वहां पहले से ही सैकड़ों लोग जमा थे, कुछ हिंदू, कुछ मुसलमान, और सबके चेहरे पर एक ही चीज थी, डर। सुरेश ने दोनों परिवारों को अंदर पहुंचाया। राहत कर्मियों ने बच्चों को खाना और पानी दिया, लेकिन किसी के दिल में सुकून नहीं था। मैं वापस जा रहा हूं, सुरेश ने अचानक कहा। पागल हो गए हो क्या? रहमान साहब बोले। वहां मौत है, मौत है, हां, पर साहब जिंदा हो सकते हैं, और अगर वो जिंदा हैं तो अकेले हैं। मैं पुलिस वाला हूं, मेरा फर्ज है उन्हें ढूंढना। किसी ने सुरेश को नहीं रोका। उसने रिवॉल्वर फिर से भरी और जीप वापस उसी आग में मोड़ दी, जहां से अभी कुछ देर पहले वो जान बचाकर निकले थे। उधर पुलिया के पास जमीन पर अजय पड़ा था। गोली उसकी बाजू में लगी थी और खून धीरे धीरे रिस रहा था। होश और बेहोशी के बीच झूलते हुए उसे बस कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। मारो सालों को, पुलिस वाला मर गया, फेंक दो इसे नाले में। लेकिन शायद भीड़ का ध्यान कहीं और बौंट गया। कुछ ही मिनटों में वहां सन्नाटा छा गया। अजय ने बड़ी मुश्किल से खुद को घसीटते हुए पास की दीवार तक पहुंचाया। सांस भारी हो चुकी थी। आंखों के सामने उसकी पत्नी रीना और बेटा आदित्य के चेहरे घूम रहे थे। मैं लौटूंगा, मैंने वादा किया था। उसने कमीज फाड़कर घाव पर बांधा और रेंगते हुए एक सुनसान गली की तरफ बढ़ गया। हर इंच की दूरी अब युद्ध जैसा लग रहा था। हर कदम मौत से मुकाबला था। कुछ ही दूरी पर उसे पुलिस की एक गश्ती गाड़ी दिखी। उसने पूरी ताकत जुटाकर आवाज लगाई, यहां पुलिस। गाड़ी रुकी। 2 जवान उतरे और दौड़कर उसकी तरफ आए। इंस्पेक्टर साहब, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। करीब आधे घंटे बाद अजय शहर के सिविल अस्पताल में था। डॉक्टरों ने गोली निकाल दी थी, लेकिन खून काफी बह चुका था। वह बेहोश था। मशीनों की बीप बीप रात की खामोशी को तोड़ रही थी। सुरेश जब वहां पहुंचा तो डॉक्टरों ने सिर हिलाया। जिंदगी और मौत के बीच है, अगले कुछ घंटे बहुत अहम है। सुरेश ने अजय का हाथ थामा। साहब, आपने कहा था कोई पीछे नहीं छूटेगा, और सच में आप खुद पीछे नहीं छूटे। आप लौट आए। उधर राहत केंद्र में रात लंबी होती जा रही थी। दोनों परिवार बाहर के मैदान में बैठे थे, निगाहें दरवाजे पर टिकी हुई थी। अगर अजय नहीं होता तो हम आज जिंदा नहीं होते, त्रिपाठी जी ने कहा। वो हमें नहीं जानता था, फिर भी जान की बाजी लगा दी, सायरा रोते हुए बोली।
कभी कभी इंसानियत धर्म से बड़ी हो जाती है, रहमान साहब ने धीमे से कहा। बच्चे अब भी रो रहे थे, लेकिन अब वो डर से नहीं, बल्कि उस पुलिस अंकल के लिए रो रहे थे जिसने उन्हें अपनी जान देकर बचाया था। रात के करीब 2 बजे अस्पताल के कमरे में अजय की उंगलियां हल्की सी हिली। सुरेश झट से उठ बैठा। साहब, सुन सकते हैं मुझे? अजय की आंखें धीरे धीरे खुली। वह बहुत कमजोर था, लेकिन होश में था। परिवार सुरक्षित? हाँ साहब, दोनों परिवार जिंदा और सलामत हैं। तो फिर सब ठीक है। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई और आंखें फिर बंद हो गईं। पर इस बार मौत नहीं, नींद थी, सुकून भरी नींद। सुबह की किरणों ने रतनपुर के जले हुए आसमान को हल्का किया। फायर ब्रिगेड धुआं बुझा रही थी और कर्फ्यू अब भी जारी था, लेकिन हवा में कुछ बदला था। राहत शिविर में एक अफसर आया और बोला, इंस्पेक्टर, अजय जिंदा है। हालत नाजुक थी, पर अब खतरे से बाहर है। सभी लोग दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचे। बच्चों ने अजय का हाथ पकड़ लिया। सायरा और त्रिपाठी जी की आंखों में आंसू थे। हमारा धर्म, हमारी जात, सब कुछ भूल गए थे हम, त्रिपाठी जी ने कहा। पर आपकी वर्दी ने हमें फिर इंसान बना दिया।